ना तलवार झुकी ना कलम डगमगाई, मौत के साये में भी वफादारी मुस्कुराई। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर शेर थे तो छत्रपति संभाजी महाराज छावा थे। छावा यानी कि शेर का बच्चा। जय शिवराय, जय शंभूराजे। छत्रपति शिवाजी महाराज को महान मराठा शासकों में से एक माना जाता है। हालांकि जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज को राजगद्दी संभाली तो मराठा साम्राज्य में उलट-पुलट मच गई। दक्कन सल्तनत को हराने के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर पूरी ताकत से हमला किया, संभाजी महाराज को पकड़ लिया। अगर आपने छावा फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उनके साथ क्या क्या किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक कैद करके रखा और उनके साथ कितने अन्याय किए, कितने अत्याचार किए। छत्रपति संभाजी महाराज के लिए 3 शर्तें रखी गई। औरंगजेब ने क्या किया? 3 शर्तें रखी। औरंगजेब को पूरे भारतवर्ष का बादशाह बना ले, मराठों का सारा खजाना जो है उसे लौटा दे, संभाजी महाराज को सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर ले। 3 ही शर्त संभाजी महाराज के ऊपर थोप दिए गए। लेकिन हमारे संभाजी महाराज धर्मवीर थे। ये तीनों शर्तें सुनने के बाद स्वराज्य के सपनों को, अपने पिता के सपनों को धोखा देना हमारे धर्मवीर के सोच के दायरे में भी नहीं था। ये शर्त कैसे मान लेते? होना क्या था? शुरुआत हुआ टॉर्चर। राज्य को एक ऊंट पर लटका दिया और सारे राज्य में घुमा दिया गया और लोगों को कहा कि उनके ऊपर पत्थर फेंक दो। 40 दिनों तक उनको मारा गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले, फिर उनके आंखों में मिर्ची डाली, औजारों के जरिए उनकी त्वचा उधार दी गई। लोहे की सलाएं गरम करके उनके आंखों में डाल दी और उनकी दोनों की दोनों आंखें फोड़ दी गई। के पूरे अंग पर नमक लगाया गया और ये करते करते ये सब पूछा जाता था कि ये तीनों शर्तें आपको मंजूर है कि नहीं। जो भी उंगली नहीं बोलने के लिए उठती थी उस उंगली को काट दिया जाता था। संभाजी महाराज की सब उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ तोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए, जो ना कहने वाली उनकी जबान थी उसको भी काट दिया गया। हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज का जवाब अंत तक नहीं बदला। ना तलवार झुकी ना कलम डगमगाई, मौत के साये में भी वफादारी मुस्कुराई। 1689 में औरंगजेब के शिविर में संभाजी महाराज को मार दिया गया। उनकी जो सौतेली माँ थी, उनके जो बेटे थे राजाराम, उनको शासक बना दिया गया। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से हिल चुका था। मुगल सेना ने मराठा गढ़ों को घेर लिया और उन्हें लूट लिया। मुगल कमांडर जुल्फिकार खान ने मराठा राजधानी रायगढ़ पर घेरा डाल दिया। इस कठिन समय के दौरान रानी येसुबाई ने राजाराम महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और अपने सभी मुख्य अधिकारों को इकट्ठा करके सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजाराम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया। ऐसा करके उन्होंने अलोच को एक कड़ा संदेश दिया कि मराठा साम्राज्य अभी भी मजबूत है और लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। राज्याभिषेक के लिए मराठों का पूरा शक्ति आधार रायगढ़ में एकत्र हुआ था। यदि मुगलों ने हमला किया तो यह घातक साबित हो सकता था, इसलिए सभी तितर बितर करने की योजना बनाई गई। रानी येसुबाई ने सुझाव दिया कि राजाराम महाराज को अलग अलग गढ़ों से लड़ते हुए बाहर निकलना चाहिए। रास्ते में कठिनाई होने पर वे कर्नाटक के जिंजी जा सकते हैं, ऐसी येसुबाई की सलाह थी। तदनुसार राजाराम महाराज प्रतापगढ़ गए। प्रतापगढ़ से वे सज्जनगढ़, सतारा, वसंतगढ़ होते हुए पन्नाल किले तक पहुंचे। स्वराज्य के भविष्य का प्रश्न उठ खड़ा हुआ, इसलिए राजाराम महाराज ने अपने सरदारों की सलाह पर जिंजी जाने का निर्णय लिया। औरंगजेब राजाराम को पकड़ने पर तुला हुआ था, जो दुश्मन को बेवकूफ बनाकर जिंजी तक पहुंचने के लिए उतना ही दृढ़ था। चतुर औरंगजेब जानता था कि नव राज्याभिषेक करने वाला राजाराम जिंजी जाएगा। उसने जिंजी जाने वाले सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया था। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए गोवा के पुर्तगाली वायसराय की मदद भी ली थी कि राजाराम समुद्र से दूर रहे। राजाराम ने बस अपना रास्ता बदल दिया और दक्षिण की ओर जाने के बजाय पूर्व की ओर चले गए। यह एक ऐसी चाल थी जिसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने आगरा से भागते समय किया था। पनाला किले पर मुगलों ने घेरा डाल दिया था। 26/9/1689 को राजाराम महाराज और उनके सहयोगी लिंगायत व्यापारियों के वेश में किले से भाग निकले।
मानसिंग मोरे, प्रहलाद, निर्जी, कृष्णाजी, अनंत, नीलो मोरेश्वर, खंडोबल्लाल, बाजी कदम उनके साथ थे और सूर्य दैतक के कृष्णा नदी के तट पर नरसिंहवाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने कृष्णा नदी पार की और दक्कन की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि जिंजी जाने के लिए उन्हें एक बार फिर से कृष्णा नदी पार करनी पड़ी थी। उन्होंने दुश्मन को बेवकूफ बना लिया और घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल किया। जल्द ही मुगलों को इस भागने की खबर मिली। औरंगजेब ने खुद राजाराम को पकड़ने की अभियान कमान की। राजाराम ने पहले ही अपनी कई अधिकारों जैसे बहिराजी घोरपड़े, मालोजी घोरपड़े, संताजी जगताप, रूपाजी भोसले को भेज दिया था, जो अब उनकी सहायता कर रहे थे। इस भागने के दौरान उन्हें वर्धा नदी के पास दुश्मनों के ने घेर लिया, लेकिन महाराज बहिराजी और मालोजी की मदद से फिर से बच निकले। जब कुछ मुगलों ने उन्हें फिर से घेर लिया तो रूपाजी भोसले और संताजी जगताप ने लंबी तलवार ने अपनी वीरता दिखाई और राजाराम को भगाने में मदद की। जल्दी महाराज ने संताजी को आगे और रूपाजी को उनकी रक्षा के लिए पीछे भेज दिया और आगे बढ़ गए और विभिन्न तरीकों से मुगल सैनिकों को बेवकूफ बनाते हुए तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए। महाराज और उनके सहयोगी तुंगभद्रा नदी के तट पर रुके थे। रात में बीजापुर के सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर खान ने राजाराम तक पहुंचने के लिए 3 रात तक घुड़सवारी की और फिर उन पर हमला कर दिया। मराठों को मुगलों की मौजूदगी का पता चल गया और उन्होंने अपने राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राजाराम महाराज और अन्य लोग सवार होकर अबूर पहुंचे, जो मराठा सरदार बाजी काकड़े के प्रशासन के अधीन था। बाजी काकड़े ने राजाराम महाराज का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका निर्वासन समाप्त कर दिया। अबूर से राजाराम महाराज और उनके अनुचर वेल्लोर के लिए रवाना हुए और 28/10/1689 को वेल्लोर पहुंचे। पन्नाला किले से वेल्लोर पहुंचने में 33 दिन लगे। वेल्लोर में राजाराम महाराज ने अपने कुछ अन्य सरदारों से मुलाकात की, जो अपनी सेनाओं के साथ कर्नाटक से आए थे। वहां से उन्होंने कर्नाटक से जिंजी जाने का फैसला किया। जिंजी किला दक्कन में मराठा साम्राज्य का केंद्र था। शिवाजी महाराज ने खुद इस किले पर विजय प्राप्त कर ली थी और इसे अभेद्य बनाया था। यह किसी भी मराठा को शरण लेने के लिए था जो खतरे का सामना कर रहा था। वास्तव में जब औरंगजेब ने दक्कन पर आक्रमण किया तो शिवाजी महाराज ने खुद जिंजी किले की सुरक्षा का लाभ लिया था। महाराज और उनके आदमियों के सामने एक और बाधा खड़ी थी, उनकी अपनी सौतेली बहन। संभाजी राजे के समय में श्री हरिराजे महादी कर्नाटक के मराठों के मुख्य सूबेदार थे। उनकी पत्नी अंबिकाबाई राजाराम महाराज की सौतेली बहन थी। हरिराजे की मृत्यु के बाद उन्होंने जिंजी किले का पूरा कब्जा कर लिया था। जब उन्हें राजाराम महाराज के किले का उपयोग करने की योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका विरोध करने का फैसला किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि न तो लोग और न ही उनके सलाहकार उनके पक्ष में थे। अंबिकाबाई को राजाराम महाराज के लिए जिंजी किले का द्वार खोलने पड़े। नवंबर 1679 के पहले सप्ताह में राजाराम महाराज अपने दल के साथ जिंजी किले पर पहुंच चुके। इस तरह राजाराम महाराज की यात्रा की गाथा समाप्त हुई। मराठों द्वारा जिंजी के राजाराम का भव्य स्वागत पूर्वी तट पर एक अद्भुत प्रभाव था। नए मराठा राज्य ने जिंजी में अपनी नई राजधानी खोल दी और एक नया मंत्रिमंडल बनाया गया। यह मराठों के लिए एक नए युग का अग्रदूत था। मुगलों को संताजी और धनाजी जैसे वीर गुरिल्ला लड़कों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। औरंगजेब ने जिंजी पर हमला करना और राजाराम महाराज को पकड़ने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा। 1619 में खान ने जिंजी को घेर लिया और करीब 8 साल तक किले को तोड़ने की कोशिश की। राजाराम महाराज के नेतृत्व में रामचंद्र पंडित, शंकरजी नारायण, संताजी, धनाजी और अन्य योद्धाओं ने कड़ी टक्कर दी। मराठा लगातार नासिक से जिंजी की ओर बढ़ रहे थे। जुल्फिकार खान ने 1697 में जिंजी पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इससे पहले राजाराम महाराज ने किला छोड़ दिया था और मुगलों को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र चले गए। दुख की बात है कि राजाराम महाराज की तबीयत अचानक खराब हो गई। 3 मार्च 1700 में सिंहगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। राजाराम महाराज की 3 पत्नियों में से एक ताराबाई भोसले थी, जिसने औरंगजेब के खिलाफ सबसे जोरदार प्रतिरोध का नेतृत्व किया और मराठा साम्राज्य को विनाश से बचाया।
जब राजाराम महाराज जीवित थे तब औरंगजेब की मुगल सेना ने मराठी साम्राज्य पर हमला किया और उन्हें पुणे के पास राजधानी रायगढ़ से बाहर धकेल दिया। राजाराम महाराज और उनकी 3 पत्नियां दक्कन से सबसे शक्तिशाली किलों में से एक पन्हाड़ा किले में महानगढ़ में पहुंच गए। हालांकि किला भी राजाराम के लिए औरंगजेब के खिलाफ सुरक्षित नहीं माना जाता था, जो उन्हें पकड़ने के लिए बाहर था। राजाराम तमिल देश में एक गढ़ जिंजी में छिपकर भाग गए, जहां ताराबाई और उनकी अन्य पत्नियां पीछे रह गई थीं। पंडाला में ताराबाई ने अपनी किशोरावस्था में ही रामचंद्र नीलकंठ के अधीन प्रशासन ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो राजाराम महाराज के अनुपस्थिति में दिन प्रतिदिन सरकार चलाते थे। 19 वर्ष की आयु में ही ताराबाई राजाराम के साथ रहने के लिए जिंजी चली गई, जहां उन्होंने राजाराम के ज्येष्ठ पुत्र शिवाजी द्वितीय को जन्म दिया। राजा और उनकी पत्नियां 1699 में महाराष्ट्र लौट आए और ऐसा माना जाता है कि ताराबाई ने एक विवाद को सुलझाया, जिसमें उन्होंने अपने पति के शक्तिशाली सेनापति के खिलाफ कदम उठाया था और पर्यवेक्षकों की नज़र में एक साहसी और स्वतंत्र महिला के रूप में भी उभरी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राजाराम मृत्यु के बाद ताराबाई ने आत्मविश्वास के साथ अपने बेटे के स्थान पर कदम रखा और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। छत्रपति राजाराम की मृत्यु 37 वर्ष के अल्पायु में मार्च 1700 में हुई और उनकी 3 पत्नियों में से एक अपने पति की चिता में खुद को झोंककर सती हो गई। उस समय 25 वर्षीय ताराबाई राजाराम के पहले बच्चे 4 वर्षीय शिवाजी द्वितीय की मां थी। राजाराम की मृत्यु के कुछ ही हफ्तों के भीतर ताराबाई ने शिवाजी के लिए एक जनेऊ राम समारोह की घोषणा की, ताकि क्षत्रिय योद्धा के रूप में उनकी कुलीन स्थिति की पुष्टि हो सके, जिससे उन्हें राजा बनने का अधिकार मिल सके। 1700 की शुरुआत में शिवाजी राजसी प्रतीकों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे और उनकी मां ताराबाई रिजेंट बन गई। इस क्षेत्र में कार्यरत एक मुगल अधिकारी भीमसेन ने कहा कि ताराबाई अपने पति से भी अधिक शक्तिशाली शासक थी और उन्होंने चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित किया कि एक भी मराठा नेता उनके आदेश के बिना काम नहीं करता था। 1701 में पुर्तगाली अधिकारियों ने उन्हें मराठों की रानी कहा। 1700 से 1707 तक ताराबाई ने मराठा सेना की कमान संभाली और मुगलों को तहस नहस कर दिया। उसने सेना को एक किले से दूसरे किले में भेजा, अपने संसाधनों को जुटाया और हमलों का समन्वय किया। उसने मराठी भाषा क्षेत्रों से परे मुगल शस्त्रों में बड़ी सेना भेज दी। 1700 में ताराबाई ने 50,000 सैनिकों की एक सेना लेकर मध्य प्रदेश की चंदेरी तक आक्रमण किया। 1702 में उन्होंने महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया तथा 1706 में मराठा सेना ने गुजरात और खानदेश के शहरों पर आक्रमण किया। ये सिर्फ नियमित आक्रमण नहीं थे। मुगल इतिहासकार खफी खान के अनुसार ताराबाई की सेना के शाही सिंहासन के पुराने क्षेत्रों में घुसपैठ की, जहाँ भी गई लूटपाट की और विनाश किया। सम्राट की निकल में जो अपनी सेना और अमीरों के साथ उन पर पहाड़ों में रह रहे थे, ताराबाई के कमांडर ने जहाँ भी वे घुसे स्थायित्व का लंडर डाला और राजस्व संग्रहकर्ताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने पत्नियों और बच्चों, तंबू और हाथियों के साथ अपने साल और महीने अपनी संतुष्टि के लिए आए। उनका साहस सभी सीमाओं से परे था। उन्होंने सभी जिलों आपस में बांट लिया और शाही शासन की प्रथा का पालन करते हुए उन्होंने अपने सूबेदार इन चतुर्युद्ध रणनीतियों के मराठा साम्राज्य के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ताराबाई उत्तराधिकारी के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। हालांकि आक्रमण करने और जीतने की इस रानी की विद्रोह नीतियों ने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। मुगल राजवंश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने 1700 से 1707 एक मराठों के जीवित रहने की उनकी भूमिका की प्रशंसा की। इस दौरान महाराष्ट्र में सर्वोच्च मार्गदर्शन शक्ति कोई मंत्री नहीं बल्कि एक विधवा रानी ताराबाई मोहिते थी। उनकी प्रशासनिक प्रतिभा और चरित्र की मजबूती ने उस भयंकर संकट में देश को बचाया। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद उनकी जो राजगद्दी थी, उनकी भागदौड़ थी, वो छत्रपति राजाराम महाराज ने संभाली। राजाराम महाराज के मृत्यु के बाद उनकी राजगद्दी
द्वितीय शिवाजी को सौंप दी गई और राज्य की जो भागदौड़ है वो ताराबाई ने संभाल ली। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में इतना बदलाव आ चुका था। जय शिवराय, जय शंभूराजे।